प्रधानमंत्री को प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है सामने और बिपर जो है तूफान पर प्रधानमंत्री मोदी ने ये इमरजेंसी बैठक ली। बैठक में गृह मंत्रालय, एनडीआरएफ और सेना के अधिकारी मौजूद थे। समीक्षा बैठक में अधिकारियों को पीएम ने निर्देश दिए, लोगों को सुरक्षित जगह भेजने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा जरूरी सुविधाएं बहाल करने को कहा गया। कंट्रोल रूम 24/7 संपर्क में रहेंगे, कह दिया गया। तूफान के चलते अलर्ट मोड में रेलवे रहेगी पूरी तरह से। रेलवे के लिए अलग वॉर रूम बना दिया गया क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत सी ट्रेनें रद्द होने वाली है। रेलवे को इमरजेंसी लेवल पर काम करना होगा। कल खुद गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के साथ यह बैठक होगी और मोदी सरकार के 9 साल पर होने वाले सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। बीजेपी ने 15 जून तक की सभी सभाएं रद्द कर दी हैं, इसलिए इस स्तर पर तैयारी की गई है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा कि तूफान में कैसे लोग फंस गए थे। देख रहे हैं आप, ये आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर आपको नजर आ रहा है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। हेलीकॉप्टर के जरिए हेलीकॉप्टर लगाया गया और उसके बाद लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। 11 लोगों को उठाया गया है। 11 लोग जो फंसे हुए बताए जा रहे थे समंदर के बीच। बाकायदा नाव चलाने वालों से कहा गया है कि समंदर में ना जाएं, परहेज करें जाने से। ट्रेनों पर खासा असर पड़ने वाला है। पश्चिमी रेलवे के सीपीआरओ सुमित, उनको सुनिए जरा। साइक्लोन बिपर जो है जिसकी गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ एरिया को हिट करने की संभावना है, इससे निपटने के लिए पश्चिम रेलवे ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और सारी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं जिससे इस साइक्लोन का मुकाबला किया जा सके। इसके तहत हमने अपना डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम जो हमारे हेडक्वार्टर में उसको एक्टिवेट कर लिया है। साथ ही साथ हमारी इमरजेंसी कंट्रोल रूम, हमारी जो डिवीजन है, जो उनके हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पे हमने एक्टिवेट कर दिए हैं, जैसे कि भावनगर, राजकोट, अहमदाबाद, गांधीधाम इत्यादि इलाकों में। इसके अलावा हम लोग कंटिन्यूसली जो विंड स्पीड है उसको मॉनिटर कर रहे हैं, जिससे कि अगर स्पीड, हमारी विंड स्पीड अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर जाती है तो पैसेंजर ट्रेन के मूवमेंट को रेगुलेट या स्टॉप कर सके। आई अब आपको बताता हूं मैं एक दिलचस्प बात। इसमें जब बात तूफान की हो रही है तो आखिर तूफान के नाम कैसे तय होते हैं? इसका नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बिपर जॉय। आपने शायद पहले नाम ना सुना हो, मैंने भी नहीं सुना था, तो आपको बताता हूं ये नाम आया कहां से, कौन तय करता है ये नाम। मौजूदा तूफान का नाम है बिपर जॉय। अब बिपर जॉय क्या होता है? बिपर जॉय बांग्ला भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है विपत्ति या फिर आपदा। बांग्लादेश ने इस तूफान का नाम दिया है। तूफान का नाम वर्णमाला के हिसाब से दिया जाता है और वर्णमाला के हिसाब से बाकायदा एक लिस्ट बनाई गई है और इसी लिस्ट से तूफान का नाम तय होता है। जैसे इनमें Q, U, X, Y, Z से तूफान का नाम नहीं होगा, यह तय है। कई देशों ने तूफान के नाम की एक लिस्ट सौंपी है और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के पास यह सारे देशों की लिस्ट मौजूद होती है। किसी देश में जब कोई तूफान आता तो इसी लिस्ट से तूफान का नाम दे दिया जाता है। इस बार नाम देने की बारी बांग्लादेश की थी तो बांग्लादेश की लिस्ट उठाई गई। उस लिस्ट में नाम था बिपर जॉय। बांग्लादेश के सुझाव पर भी तूफान का नाम रखा गया। तूफान के नामों की लिस्ट 25 साल के लिए बनाई जाती है। ऑड इवन आधार पर इनका नामकरण होता है। जैसे इवन साल में तूफान आने पर पुल्लिंग शब्द नाम दिया जाएगा, ऑड साल में तूफान आने पर स्त्रीलिंग नाम दिया जाता है। एक नाम को 6 साल के अंदर दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। किसी तूफान से भारी तबाही होने पर उसका नाम हटा दिया जाता है। 1950 के पहले तूफानों का कोई नाम नहीं होता था। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह जो तूफान है यह अकेले भारत के तट पर नहीं टकराने वाला है। तस्वीर आप देख रहे हैं, पाकिस्तान की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। पाकिस्तान के कराची की तस्वीर है। कराची में जो कोस्टल एरिया है, जो तट है, वहां बीचेस को बंद कर दिया गया है। अभी से तूफान से नुकसान हो सकता है, इसलिए लोगों के लिए वार्निंग जारी की गई है। बारिश भी हो रही है, इसलिए लोगों से कहा गया है, हिदायत दी गई है कि वो तटीय इलाकों में अगर रहते हैं या घूमने गए हैं बीचेस पर तो वहां जाने से परहेज करें। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है,
जीवा के शूटर का कबूलनामा है। जीवा की हत्या हुई थी पिछले दिनों, इस शूटर ने कबूल कर लिया है। मुख्तार अंसारी का राइट हैंड था जीवा, आपको याद होगा। इसको कोर्ट में मारा गया था, इसकी हत्या करने वाले ने आज कबूलनामा दिया है। उसे सुनवाऊंगा ऑन कैमरा वो क्या कह रहा है। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं जीवा की बॉडी, कोर्ट में इसकी हत्या की गई थी। जो हत्यारा है उससे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही थी। आज वो हत्यारा बोला और उसने बता दिया कि उसने हत्या क्यों की। अगली तस्वीर दिखाई जरा, यह है जिसे पकड़ा था पुलिस ने, विजय यादव। विजय को पुलिस ने पकड़ा, वकीलों ने पकड़ा, उसके बाद वकीलों ने पीटा भी था। यह आज पुलिस कस्टडी में बयान दिया। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये देख रहे हैं वकीलों ने जमकर कुटाई की थी, पुलिस बचाती रही और वकील पीटते रहे, चेहरे पर चोट भी आ गई इसके। अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाई जरा, उसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया था। ये उसकी गिरफ्तारी की तस्वीर कोर्ट की मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अब इस शख्स को मैं सुनवाने जा रहा हूं। अब इस शख्स से ऑन कैमरा पुलिस ने पूछताछ की है, ऑन कैमरा ये कबूल कर रहा है इसने हत्या की, क्यों की ये भी बता रहा है। सुनिए जरा। कोई आतिफ नाम का लखनऊ जेल में देंगे, इसका दाढ़ी एक बार इस आदमी ने उतारा था, इसका भाई मुझे नेपाल में मिला। अतीक के भाई के नाम असलम है, कुत्ता पैसा बनता है, हल्का दाढ़ी है। इसने बोला मेरे भाई को दाढ़ी उतारा है, मेरे लिए काम करो तो तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। कोई आतिफ नाम का लखनऊ जेल में देंगे, इसका दाढ़ी एक बार इस आदमी ने उतारा था, इसका भाई मुझे नेपाल में मिला। अतीक के भाई के नाम असलम है, कुत्ता पैसा बनता है, हल्का दाढ़ी है। इसने बोला मेरे भाई को दाढ़ी उतारा है, मेरे लिए काम करो तो तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। विजय यादव को आप सुन रहे हैं, इसके बारे में पहले मैंने आपको बताया। विजय आखिरी में बोल रहा है मुझे 20 लाख रुपए की सुपारी दी गई। ये सुपारी कब दी गई, कहां दी गई, किसने दी, क्यों दी, पूरी डीलिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए सर, ये मैप देखिए, मैप के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। काठमांडू यानी नेपाल के काठमांडू में पूरी डील हुई। सुपारी मुंबई में दी गई, मारने के लिए हथियार बहराइच में दिया गया और हत्या लखनऊ में की गई। अब आप समझ रहे हैं, 4 अलग अलग शहर और उसमें एक देश अलग है, यानी 2 देश, 4 अलग अलग शहर, 4 अलग अलग राज्य भी आप कह सकते हैं। अब देखिए जरा, आपको बताने जा रहा हूं, ये जो शूटर है, ये शूटर ने किसके जरिए पैसे लिए, किसने पैसे दिए, किन किन का नाम ये ले रहा है और ये 20 लाख रुपए दिए किसने। देखिए जरा, ये शूटर को आप देख रहे हैं विजय, और कोई शख्स जिसने नेपाल में पैसा दिया, जिसने नेपाल से डील की काठमांडू में। हत्या की डील नेपाल के काठमांडू में हुई। काठमांडू में विजय, जो विजय कुर्सी पर बैठा है, ये असलम से मिला। ये असलम नेपाल का बड़ा माफिया है। विजय को असलम ने जीवा का फोटो दिया, फोटो दिखाकर 20 लाख रुपए दिए। दावा है कि असलम का जो भाई है वो लखनऊ में बंद है। लखनऊ में बंद होने के दौरान असलम के भाई का नाम है आतिफ, जो असलम का भाई बंद है लखनऊ में। आतिफ की जेल में संजीव जीवा से मुलाकात हुई, लेकिन मुलाकात में दोनों के बीच विवाद हो गया। तो जीवा ने क्या किया, आतिफ की दाढ़ी नोच ली, यानी असलम के भाई की दाढ़ी नोच ली जीवा ने। बस यहीं से जीवा दुश्मन हो गए असलम के। इसके बाद जीवा ने कई बार आतिफ को बेइज्जत किया। यह बात नेपाल में आतिफ के भाई असलम तक पहुंच गई। इसके बाद असलम ने जीवा की हत्या का प्लान बनाया। भाई की बेइज्जती का बदला लेने के लिए हत्या का पूरा प्लान बना। दावा है कि मुंबई में विजय को एडवांस मिला। इसके बाद बहराइच में रिवॉल्वर 5000 रुपए दिए गए और 13 मई को विजय यादव जौनपुर से बहराइच चला गया। यह है विजय पहुंच गया बहराइच। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, फिर से सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विजय यादव। पुलिस ने जब सवाल पूछा तो बता रहा है किसने दाढ़ी नोची, किसने पैसा दिया। सुनिए।
कोई 38 नाम का लखनऊ जेल में देंगे। इसका दाढ़ी एक बार